हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आपने कुछ ही दिनों पहले न्यूज़ सुनी होगी कि अस्त्र मार्क 2 को लेकर प्रोग्रेस जो है ये डीआरडीओ द्वारा करी जा रही है। तो ये जो न्यूज़ है ये एक्चुअली निकलकर सामने आई है डीआरडीओ द्वारा एक टेंडर के निकाले जाने पर, जहां पर 15 यूनिट अस्त्र मार्क 2 के लिए प्रोपेलेंट्स की कास्टिंग और ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर्स की कास्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट को सामने रखा गया है। और ये जो रिक्वायरमेंट है ये आने वाले 7 से 8 महीने में पूरी करी जानी है, यानी कि इस मिसाइल को फायर करके इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में देखा जा सकता है। बाकी जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा पिछले साल एयरफोर्स डे पर वीडियो रिलीज किया गया था, इसमें जो हम अस्त्र मार्क 2 के ट्रायल देख रहे थे, ये मोस्ट लाइकली ये इस मिसाइल के कैप्टिव ट्रायल्स थे, जिसके अंतर्गत इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट में लगाकर देखा गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक डमी मिसाइल थी, जो कि वजन में, शेप और साइज में ओरिजिनल अस्त्र मार्क 2 जैसी ही हूबहू रखी गई थी। साथ ही साथ इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था एक इजेक्टर लॉन्चर से। तो मोस्ट प्रोबेबली ये टेस्ट मिसाइल से ज्यादा इजेक्टर लॉन्चर का हो, जिससे इस मिसाइल को लॉन्च किया जाना है। तो ये चीज हम जानते हैं, 2 तरीके के मिसाइल लॉन्चर्स होते हैं। पहला रेल लॉन्चर्स होते हैं, दूसरा इजेक्टर लॉन्चर्स होते हैं। रेल लॉन्चर में मिसाइल लॉन्चर से स्लाइड करके निकलती है और ये ज्यादातर आउटर विंग पायलॉन्स में होते हैं, क्योंकि आउटर विंग पायलॉन्स पे जो विंग एरिया होता है वो काफी कम होता है, तो सेफ लॉन्च मिसाइल्स का हो सकता है। तो रेल लॉन्च से मिसाइल लॉन्च करने का फायदा ये है कि अगर एयरक्राफ्ट डिफिकल्ट मैनूवर्स परफॉर्म कर रहा है, जिसमें वो इवन इन्वर्टेड भी है, तब भी इन मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि ये लॉन्चर से स्लाइड होकर निकलती हैं। वहीं पर जो इजेक्टर लॉन्चर होते हैं, इसके लिए एयरक्राफ्ट का स्ट्रेट होना जरूरी है, क्योंकि इजेक्टर लॉन्चर में मिसाइल को ड्रॉप किया जाता है, जिसके बाद मिसाइल इग्नाइट होती है और तब टारगेट की तरफ आगे बढ़ती है। तो अस्त्र मार्क 1 जो है ये रेल लॉन्चर से भी लॉन्च करी जा सकती है। साथ में जो वीडियो इंडियन एयरफोर्स द्वारा रिलीज किया गया था, उसमें ये डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि ये इजेक्टर लॉन्चर से भी लॉन्च करी जा सकती है। तो रेल लॉन्चर की वजह से जो अस्त्र मार्क 1 है ये लिमिटेड नंबर में ही Su-30 MKI में लगाई जा सकती होंगी, वो भी खाली आउटर विंग पायलॉन में। तो ज्यादा से ज्यादा 4 अस्त्र मार्क 1 ही Su-30 MKI में लगाई जा सकती होंगी रेल लॉन्चर्स के थ्रू। वहीं पर अगर इजेक्टर लॉन्चर को यूज कर दिया जाता है तो जितने भी हार्ड पॉइंट्स हैं सब में अस्त्र मार्क 1 लगाई जा सकती होंगी। तो ये चीज इंडिजिनसली डिजाइंड लॉन्चर से टेस्ट करके देखी गई और उसी का वीडियो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वीडियो में हमको देखने मिला था। तो अस्त्र मार्क 2 के जो एक्चुअल ट्रायल्स हैं ये हम कह सकते हैं कि अभी चालू नहीं हुए हैं, जिसमें मिसाइल को एक्चुअली फायर करके टारगेट की तरफ देखा गया हो। और ऐसा लगता है कि ये जो फायरिंग ट्रायल्स हैं ये इस साल के एंड तक या फिर अगले साल के फर्स्ट हाफ में चालू होंगे, जिसके लिए इन 15 यूनिट्स का टेंडर निकाला गया है। तो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल एक्चुअली हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शुरुआत में इन्हें Su-30 MKIs में लगाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा इनके J-10 फाइटर और JF-17 ब्लॉक 3 में PL-15 मिसाइल को लगाया गया है, जो कि ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर को यूज़ करती है। और जो एक्सपोर्ट वर्जन है ये अराउंड 145 किलोमीटर के आसपास की मैक्सिमम रेंज देते हैं। तो भले ही 145 किलोमीटर में ये टारगेट को स्ट्राइक ना करे, लेकिन इसका नो एस्केप जोन बढ़ जाता है और 60 से 70 किलोमीटर के आसपास जो NEZ है ये इस मिसाइल का होगा, जो कि इसे घातक बनाती है। तो इस चीज़ को बराबर करने के लिए या फिर इस पर एक एज पाने के लिए अस्त्र मार्क 2 का सर्विस में इंडक्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि अस्त्र मार्क 2 के लेवल की मिसाइल इवन रशिया द्वारा भी फिलहाल के लिए ऑपरेट नहीं करी जाती है। तो हमारे रशियन फाइटर्स को एडवांटेज देने के लिए हमारे पास ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की साइट से कोई भी मिसाइल नहीं है। तो ये काम हमें खुद ही करना है और ये अस्त्र मार्क 2 के थ्रू ही होगा। बाकी जो रशिया द्वारा R-77 के वर्जन्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें इनकी R-77M है जो कि ड्यूल पल्स मोटर वाली मिसाइल है, और दूसरी जो ME है जो कि रैमजेट मोटर वाली मिसाइल है, ये भी अंडर डेवलपमेंट ही चल रही है। तो इंडिजिनस ऑप्शन के बजाय हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और ये अच्छी बात है कि हम इंडिजिनस मिसाइल पर ही यहाँ पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अस्त्र मार्क 2 जो है अस्त्र मार्क 1 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा रेंज देने में सक्षम होगी। तो 160 किलोमीटर के आसपास की ये मैक्सिमम रेंज प्रोवाइड करा पाएगी, जो कि इसका नो एस्केप जोन ऑलमोस्ट 80 से 90 किलोमीटर के आसपास का कर देगा, जो इसे एक काफ़ी घातक मिसाइल बना देगी। तो ये चीज़ हमने अस्त्र मार्क 1 के साथ देखा है कि मार्क 1 के डेवलपमेंट होने के बाद भी और कुछ नंबर में Su-30 MKIs के साथ सर्विस में आने के बाद भी जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं उनके साथ इंटीग्रेशन में समय लग रहा है। ऐसा माना जाता है कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को LCA-30 से फायर करके इस साल के एंड तक देखा जा सकता है। उसके बाद MiG-29
और नेवी के MiG-29K में भी उनका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो सेम चीज अस्त्र मार्क 2 के डेवलपमेंट में भी होगी। एक बार Su-30 MKI के साथ इंटीग्रेट होने के बाद ये दूसरे प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करी जाएगी, जहां पर अगेन थोड़ा समय लग सकता है। तो इसीलिए जो रैपिड डेवलपमेंट है ये नेसेसिटी है। साथ ही साथ ये चीज भी हम आपको बता दें कि पिछले साल डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा एक MOU साइन किया गया था डसॉ एविएशन के साथ, जिसके अंतर्गत अस्त्र जैसी मिसाइल्स को रफाल से इंटीग्रेट करना था। यानी कि रफाल से भी अस्त्र मिसाइल्स के जो वर्जन्स हैं इनका इंटीग्रेशन होना है, जो अगेन पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी तक यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं हुई है, पर फ्यूचर में ये चीज़ होनी है। तो मीटियोर को अगर हम हटा दें तो जो मीका मिसाइल के डिफरेंट वर्जन्स रफाल द्वारा यूज़ किए जाते हैं, इनके कंपैरिजन में अस्त्र मार्क 1 ज़्यादा रेंज प्रोवाइड कराती है। अगेन मार्क 2 में भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्योंकि ये इंडिजिनस मिसाइल्स हैं, तो एक्चुअल वॉर के केस में ये मिसाइल्स एक्चुअली ज़्यादा यूज़ करी जाएंगी, क्योंकि ये हमारे लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा बाहर से मिसाइल इंपोर्ट करने के बजाय। तो इस लिहाज से भी ये मिसाइल हमारे लिए ज़रूरी पड़ जाती है। साथ ही साथ अस्त्र मार्क 2 का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है ये भी कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर एक बार ये रफाल से इंटीग्रेट हो जाती हैं तो रफाल के जो भी ऑपरेटर्स करंट हैं या फिर जो फ्यूचर में होने वाले हैं, उनको भी हम एक ऑप्शन देने में सक्षम होंगे जो कि मीका मिसाइल और मीटियोर के बीच में फिट होगा। और खाली रफाल के केस में ही नहीं, बल्कि Su-30 MKI के केस में भी यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑप्शन अच्छे खासे हैं। ये मिसाइल हम मलेशिया के साथ साथ अल्जीरिया जैसी कंट्री को ऑफर कर सकते हैं। बाकी कुछ दिनों पहले ही हमने रिपोर्ट किया था कि अल्जीरिया ब्रह्मोस के साथ साथ अस्त्र मार्क 1 में इंटरेस्ट दिखा भी सकती है। और अगर अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 की हम सेल करने में सक्षम होते हैं इन कंट्रीज को, तो मार्क 3 का रास्ता अपने आप खुल जाएगा, जो कि फिलहाल के लिए डेवलपमेंट में है। और ग्राउंड से इन मिसाइल्स के जो ट्रायल्स हैं ये कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत इसके 4 बार ट्रायल कंडक्ट किए गए हैं, जिसमें पहले ट्रायल को छोड़कर अब बाकी 3 सक्सेस रहे हैं। तो बहुत जल्द इस मिसाइल को भी एयरक्राफ्ट से फायर करके देखा जा सकता है। इस मिसाइल की जो रेंज है ये 350 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। तो इस मिसाइल का एक्सपोर्ट पोटेंशियल भले ही रफाल के साथ बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि मीटियोर मिसाइल पहले से एग्जिस्ट करती है, पर सुखोई के साथ इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल अच्छा एग्जिस्ट करता है अगर हम R-77ME से पहले इस मिसाइल को बनाने में सक्षम होते हैं और सर्विस में इंडक्ट करने में सक्षम होते हैं। तो अस्त्र सीरीज की जो मिसाइल्स हैं इनके एक्सपोर्ट पोटेंशियल समय पर डिपेंड करते हैं। जितना जल्दी हम इनको डेवलप कर लेंगे उतना ज़्यादा इनके एक्सपोर्ट के चांसेस भी एग्जिस्ट करेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।